आज हम दास वंश में बहारुद्दीन बलवन को पढ़ेंगे। बलवन एक ऐसा नाम है जो इसने दास वंश की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाए। ये दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको सुदृढ़ता प्रदान करने वालों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश का नाम आता है और उसके बाद बलवन का नाम आता है। बलवन जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी के बीच रहा, इसके समय में सुल्तान एवं अमीरों के मध्य चल रहा जो सत्ता का संघर्ष था, जो रजिया सुल्तान के समय में अपने चरम पर पहुंच गया था, वो समाप्त हो गया। अमीर शक्तिशाली और सुल्तान शक्ति का अनुयायी बन गया था। बलवन इन अमीरों का नेता था। नसरुद्दीन मोहम्मद बलवन का दामाद था। अगस्त 1249 में उसने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था एवं वजीर की उपाधि प्राप्त की। कानूनी रूप से अब उसके समय में सत्ता बलवन के हाथों में आ चुकी थी। नासरुद्दीन मोहम्मद के समय से ही बलवन वास्तविक सत्ता का उपयोग करने लगा था। वजीर के रूप में उसने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। साथ ही आंशिक रूप से दिल्ली की सीमाओं को वो सुरक्षित करने में सफल रहा था। 1265 ईस्वी में जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो बलवन उसका उत्तराधिकारी बना और उसने बलवनी वंश की नींव डाली। ये सभी दास वंश के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि बलवन इलवारी तुर्क था। बचपन में उसे मंगोल उठा के ले गए थे और मंगोलों ने उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी को बेच दिया था। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे खरीदा और एक खासदार का पद दिया। रजिया सुल्तान के समय में तरक्की करता हुआ अमीर शिकार के पद पर पहुंचा एवं अमीर आखुर के पद पर काबिज हुआ। तत्पश्चात मोहम्मद के समय में हाँसी का सूबेदारी मिली इसे और नासरुद्दीन महमूद के समय में यह सल्तनत का वजीर बना। बलवन जब गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष वो एक फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज थी। बलवन के समक्ष प्रमुख कठिनाइयाँ जो थीं उसमें सबसे पहली आती है दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा एवं संगठन। दूसरा, मंगोलों से उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे और वहाँ पर उनकी समस्याएं हमेशा बनी रहती थी। तीसरी उसके समय में थी बंगाल की समस्या, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत से दूर पड़ता था और वहाँ के शासन की समस्या दिल्ली सल्तनत का सीधा अधिकार नहीं रह पाता था। इसके अलावा इल्तुतमिश के पश्चात राजपूत शासकों ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्र करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया था। अतः उसे हिंदू शासकों की आक्रमणकारी शक्ति पर भी लगाम लगानी थी। एवं सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों और लुटेरों से राज्य की सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा। उसके राज्य में इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी बलवन जब गद्दी पर बैठा था कि लोग दिन में दिल्ली के किले के फाटक पर आकर राहगीरों को लूट लिया करते थे। बलवन एक योग्य, व्यवहारिक एवं दूरदर्शी शासक था। अतः उसने अपनी कठिनाइयों को देखते हुए उसने निश्चित किया कि वह राज्य विस्तार का प्रयास जब तक नहीं करेगा जब तक कि जिस राज्य को उसने प्राप्त किया है उस राज्य की सीमाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित न कर ले एवं शांति और व्यवस्था को स्थापित करके वहाँ अच्छा प्रबंध स्थापित करे। इसीलिए कहा जाता है कि बलवन का संपूर्ण समय आंतरिक संगठन का है, न कि साम्राज्य विस्तार का। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बलवन ने अपने शासनकाल में जो कार्य किए वो राज्य को
उसके पोजीशन में वाले राज्य को, यानी उसको जितना राज्य मिला था उसको सुरक्षा प्रदान करने एवं आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने के प्रयास किए। इसके लिए बलवन ने सबसे पहला कार्य किया, बलवन का राजत्व सिद्धांत एवं सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की स्थापना। बलवन दास वंशों में बहुत पहला सुल्तान था जिसने कि सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में स्पष्ट विचार रखे। इसके कारण ये थे कि वह सरदारों से संघर्ष से बचना चाहता था तथा दूसरा जो उसमें दास होने की हीन भावना थी उसको वो दूर करना चाहता था। सुल्तान बलवन के राजस्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि उसने सर्वप्रथम सुल्तान पद को ईश्वर की देन बताया कि सुल्तान पद जो है वो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर जिन पर कृपा करता है, जिन खास व्यक्तियों पर कृपा करता है, उनको ही उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा, सुल्तान पद का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी सुल्तान निरंकुश होना चाहिए। उसने खुद को नियामत ए खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया एवं ये बतलाया कि सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति सीधी ईश्वर से प्राप्त होती है, अतः किसी को भी उसके कार्यों की आलोचना करने का हक नहीं है। अधिकारों के साथ वह कर्तव्य की भी बात करता था। ईश्वर एक व्यक्ति को यह पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा का कल्याण करे, अतः वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए। अपने अधिकारियों से भी ईमानदारी, न्यायप्रियता की एवं धर्मपरायणता की उम्मीद करता था एवं अमीरों से भी उसको इसी तरह के व्यवहार की आवश्यकता थी। राजस्व सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए सर्वप्रथम बलवन ने जो कार्य किया वो किया अपने व्यवहार में परिवर्तन। उसने अपने आप को ईरानी पौराणिक वंश के अफरे शिहाब यानी फिरदौसी के शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा किताब लिखी है, उसका एक चरित्र है अफरे शिहाब जो कि पौराणिक चरित्र है, उसका वंशज अपने आप को घोषित किया, जिससे कि दूसरे लोग उसको अपने आप से उच्च महसूस करें। दूसरा, उसने अपने आप को बड़ा गंभीर एवं एकाकी बना लिया था। वह लोगों से कम बात करता था एवं एकांत में रहना पसंद करता था। तीसरा, बलवन ने शराब पीना बंद कर दिया था। चौथा, उसने अपने खुशी एवं दुख का सार्वजनिक इजहार बंद कर दिया था, यानी वो चाहे बहुत अधिक प्रसन्न हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, सार्वजनिक रूप से वो उसका प्रदर्शन नहीं करता था। इसका उदाहरण हमें मिलता है कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो दरबार के कार्यों को बिना किसी हिचक के पूर्ण करता रहा। यद्यपि बाद में वो अपने शयन कक्ष में जाकर एकांत में बहुत अधिक रोया था, क्योंकि उसके उस कर्मठ पुत्र के साथ ही उसके उत्तराधिकार की जो आशाएं थी वो समाप्त हो गई थी। उसने दरबार के नियम तय किए, दरबार में एक ड्रेस कोड लागू किया एवं उनको कठोरता से लागू किया। सिजदा एवं पेवोस की रस्म प्रारंभ की। ये ईरानी रस्म है। सिजदा यानी कोई भी व्यक्ति जो सम्राट के आगे आता था उसको सम्राट को झुकना पड़ता था, और पेवोस घुटनों के बल बैठ कर सम्राट के चरण चूमने पड़ते थे। उसने ईरानी परंपराओं के अनुसार अपने ओर 4 हफ्सी सैनिक तैनात किए, जो कि हमेशा नंगी तलवार लेकर खड़े हुए रहते थे, जिससे कि उसकी दरबार की मर्यादा बन गई। उसने
ईरानी त्यौहार नौरोज़ को अपने दरबार में मनाना प्रारंभ किया। विदेशों के सम्मानित व्यक्तियों को अपने यहाँ पर दरबार में स्थान दिया। इस तरह बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत से सुल्तान और अमीरों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में जो सुल्तान की स्थिति खराब हो गई थी या बड़ी दयनीय हो गई थी, सुल्तान अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया था, उस कठपुतली को दूर करने के लिए बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत से सुल्तान का पद की एक प्रतिष्ठा कायम की और गरिमा कायम की। दूसरा, चालीसा मंडल का नाश। इसके लिए बलबन ने प्रयास वजीर के रूप में रहते हुए ही प्रारंभ कर दिए थे, जब उसने बदायूं के मलिक बकबक को छोटे से अपराध के लिए जनसाधारण के सामने कोड़ों से पिटवाया। और केवल अपराध क्या था कि उसने अपने दास को कोड़ों से पीटा था, जो कि उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी तरह अवध के सूबेदार हैवात खां को उसने 500 कोड़ों का दंड दिया, क्योंकि उसने अपने दास की हत्या कर दी थी। उसकी विधवा को धन दिलवाया और हैवात खां इतना ज़्यादा इस चीज़ से उसमें हीन भावना आई या वो अपने आप को जलील महसूस करने लगा कि वो अपनी मृत्यु तक अपने महल से कभी बाहर नहीं निकला। अवध का जो सूबेदार था अमीन खां, जब वो बंगाल आक्रमण में असफल हो गया तो उसको मृत्युदंड दिया और अवध के फाटक पर लटकवा दिया। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जहर देकर मरवाया, क्योंकि वो चालीसा मंडल का एक प्रमुख सदस्य था। इस प्रकार बलबन ने सुल्तान बनने से पहले और सुल्तान बनने के बाद चालीसा मंडल, जो कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया था, उसके सभी प्रमुख सरदारों को एक एक करके समाप्त कर दिया। इसके बाद हम लेंगे बलबन द्वारा सेना का संगठन। बलबन जानता था कि राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली और मजबूत सेना की आवश्यकता है। इसके लिए उसने सर्वप्रथम सेना की संख्या में वृद्धि की, नए सैनिकों की भर्ती की। उसने एक नवीन मंत्रालय स्थापित किया, दीवान आरिफ, और उसके नेतृत्व में या उसको सेना के संगठन का दायित्व सौंपा। सेना के संगठन में सेना की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ उसने उनके वेतनों में वृद्धि की और दीवान आरिफ के पद पर इमाद उल मुल्क नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की। और सबसे बड़ी बात, उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, जिसके कारण कभी भी धन सेना के विकास में आड़ा नहीं आए। इसके अतिरिक्त उसने अनावश्यक आक्रमणों को बंद कर दिया। प्रत्येक कार्य योजना के अनुसार करने का प्रण लिया। निर्धनों एवं दुर्लभों को, यानी जो सैनिक किसानों की फसलें नष्ट किया करते थे, उसको नहीं सताने की उसने आज्ञा दी। बलबन ने उन व्यक्तियों की जागीरों की जांच की जो कि उन्हें सैनिक सेवाओं के बदले में मिली थी पहले, यानी लोगों को सैनिक सेवाओं में के बदले जो जागीरें मिली थी और अब वो सैनिक सेवा कार्यों से अलग हो गए थे। बलबन ने ऐसे तमाम लोगों की जागीरें वापस छीन ली और केवल अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन के कहने पर, जो जमींदार असहाय एवं वृद्ध हो गए थे और जिन्होंने जीवन भर राज्य की सैनिक सेवा की थी, केवल उन लोगों से उनकी जागीरें नहीं छीनी गईं। नेक्स्ट, शासन एवं गुप्तचर व्यवस्था। किसी भी राज्य की आंतरिक व्यवस्था या भारी आक्रमणों के रोकने के लिए
राज्य में जो सबसे मजबूत चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए उस राजा की गुप्तचर व्यवस्था। इसके लिए उसने अर्धसैनिक पदाधिकारियों से प्रशासनिक सेवाओं की आशा की जाने लगी, यानी कि उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे या जो शासन व्यवस्था के अधिकारी थे उनसे सैनिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकारों की सेवाओं की आवश्यकता महसूस करने लगी। शासन का नियंत्रण पूर्णतः बलवन ने अपने हाथों में ले लिया था। स्वयं की देखभाल में प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और सबसे बड़ी बात, केवल उच्च पदों के लोगों को ही अधिकारी पर नियुक्त किया जाता था और बाकी निम्न पद के या निम्न वंश के लोगों को क्लर्क के पद पर नियुक्त किया जाता था। हबीबुल्लाह ने यद्यपि बलवन की इस नीति की आलोचना की है, गुप्तचर विभाग में उसने बरीद, गुप्तचर का नाम दिया था, बरीद की नियुक्ति की, जो कि हर छोटी से छोटी सूचना और बड़ी से बड़ी जो सुल्तान के सुनने के योग्य है वो उसको बरीद को सुल्तान तक पहुंचानी पड़ती थी। ऐसा नहीं करने पर गुप्तचर को दंड दिया जाता था। इससे बलवन के शासन व्यवस्था में जो आंतरिक अराजकता थी उसकी समाप्ति हुई एवं प्रत्येक अमीर एवं कर्मचारियों पर गुप्तचरों की नियुक्ति होने पर उनमें भी ये डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान को हमारी बातों का पता चल जाए। शेष इसका आगे का अब हम कल करेंगे कि बलवन के समय में और उसने कौन कौन से कार्य किए जिनसे कि उससे अपने राज्य को आंतरिक स्थिति सुदृढ़ कर सका। धन्यवाद।